बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम MCQs को डिस्कस करते हैं। द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स विच आर फॉर्म्ड मिडवे बिटवीन वोल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स आर नोन एज हाइपा बेसल HYPABYSSAL हाइपा बेसल are the type of igneous rocks which are formed between midway volcanic and plutonic rocks, यानी कि ऐसी इग्नियस रॉक्स जो वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स के दरमियान होती हैं उनको हम कहते हैं हाइपा बेसल। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ कोल इज़ मेनली सूटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर। किस किस्म का जो कोयला होता है वो सूटेबल होता है बिजली पैदा करने के लिए, यानी कि थर्मल पावर के लिए किस किस्म का जो कोयला है वो सूटेबल होता है। तो वो होता है बाइट्यूमिनस, BITUMINOUS, बाइट्यूमिनस। बाइट्यूमिनस जो कोयला होता है ये सूटेबल होता है थर्मल पावर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। इनमें से कौन सी इकसाम है कोयले की जो पहली स्टेज यानी कि होती है कोयला बनने की जो पहली स्टेज में आती है। तो ये है पीट, PEAT। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो ये है पीट। पीट जो है ये पहली स्टेज होती है कोयले के बनने के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओरिजिनली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। तो ये है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो है ये ओरिजिनली सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओरिजिनली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, सॉरी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये होती हैं लाइमस्टोन जो है ये ऑर्गेनिकली मतलब बनी हुई होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इज़ इन नॉर्थ अमेरिका। दुनिया में सबसे बड़ा जो यानी कि फ्रेश वाटर का रिज़र्व है वो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, यानी कि USA के अंदर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। तो इसमें जो आर्मीनिया है उसका कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर नहीं मिलता, बाकी कज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान, ईरान और रशिया का भी बॉर्डर जो है वो इनके साथ मिलता है। आर्मीनिया का बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ नहीं मिलता। दरअसल कैस्पियन सी एक लेक है लेकिन ये बहुत बड़ी लेक है इसीलिए इसको सी का नाम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द गेट वे टू द पैसिफिक। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि गेट वे टू द पैसिफिक कहलाती है। तो ये है पनामा कैनाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द गेट वे टू द पैसिफिक। द गेट वे टू द पैसिफिक किसको कहते हैं? पनामा कैनाल को द गेट वे टू द पैसिफिक कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो कि समंदर के अंदर छोटे छोटे तह में पौधे होते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं टिनी कॉलोनियल मरीन एनिमल्स विच कंस्ट्रक्ट लाइमस्टोन स्केलेटन मटेरियल। मतलब छोटे छोटे जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो आपस में कॉलोनियाँ बनाकर रहते हैं और यूँ मतलब जो उनका जो स्केलेटल मटेरियल होता है उसकी वजह से कोरल रीफ्स जो हैं वो बन जाती हैं। द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट्स इज रिजर्व्ड विद सीजन। तो ये है इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर जो ओशनिक करंट्स हैं वो मौसम के साथ साथ रिजर्व्ड हो जाती हैं, यानी कि वो भी बदल जाती हैं। जिस तरह का सीज़न होगा उसी तरह की ओशनिक करंट्स जो हैं उनकी डायरेक्शन होगी। तो ये चीज़ होती है इंडियन ओशन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज़ विदाउट कोस्ट लाइन। तो ये है सरगैसो सी। सरगैसो सी एक ऐसा समंदर है जिसको चारों जानब से समंदर ही पड़ता है, यानी कि इसका कोई साहिल नहीं है। सरगैसो सी का कोई साहिल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये है मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम यानी कि समंदर वाला जो निज़ाम है, समुद्री इकोसिस्टम, ये इसने दुनिया का तकरीबन 71% एरिया कवर किया हुआ है। आपको पता है कि यानी कि पानी जो है वो दुनिया के दुनिया के 71% हिस्से पर है। तो लिहाजा मैरीन इकोसिस्टम जो है वो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। अच्छा जी, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर रॉन्ग। तो ये है माइस और जापान का जो पेयर है ये गलत पेयर है। इन विच कंट्री आर डायमंड्स अबंडेंटली फाउंड। हीरे जो हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर। हीरे जो हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर फाउंड किए जाते हैं? ये साउथ अफ्रीका के अंदर सबसे ज़्यादा फाउंड किए जाते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ किम्बरले एसोसिएटेड। किम्बरले डायमंड के साथ एसोसिएट है। किम्बरले जो है ये डायमंड के साथ एसोसिएट है।
विच वन इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरकरी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा मरकरी जो है वो कहाँ पर पैदा होती है, इटली के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मरकरी जो है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मरकरी जो है वो है इटली। नेक्स्ट, विच इज़ द मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ तंजानिया, तंजानिया के लोगों की कौन सी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो है माइनिंग। तंजानिया के अंदर मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कौन सी है, माइनिंग जो है ये वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। साउथ अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड, साउथ अफ्रीका जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। साउथ अफ्रीका दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से मुल्क आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है इथियोपिया, डिजिबूटी और सोमालिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से 3 ममालिक आते हैं, इथियोपिया, डिजिबूटी और सोमालिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड जियोग्राफिकली इन अमेरिका बट पॉलिटिकली इज़ पार्ट ऑफ यूरोप, तो ये है ग्रीनलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड जियोग्राफिकली इन अमेरिका, इनमें से कौन सा मुल्क है जो जियोग्राफिकली अमेरिका के अंदर है लेकिन पॉलिटिकली वो यूरोप का हिस्सा है, तो ये है ग्रीनलैंड। पॉलिटिकली वो यूरोप का हिस्सा है, तो ये मुल्क है ग्रीनलैंड। अच्छा जी, उसके बाद आता है कि डेसीडियस, DECIDUOUS, डेसीडस जो दरख्त है वो कौन सा दरख्त होता है, डैट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ सर्टन सीज़न। डेसीडस दरख्त एक ऐसा दरख्त होता है जो एक मखसूस सीज़न के अंदर अपने पत्ते जो हैं उनको गिरा देता है। डेसीडस ट्री एक ऐसा दरख्त होता है जो एक मखसूस सीज़न के अंदर अपने पत्तों को गिरा देता है। ब्लैक फॉरेस्ट इज़ द नेम ऑफ माउंटेन प्रेजेंट इन जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये एक माउंटेन यानी कि उन पहाड़ों का नाम है जो जर्मनी में पाए जाते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट इज़ द नेम ऑफ माउंटेन प्रेजेंट इन जर्मनी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गेट्स नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो ये है टुंड्रा रीजन। टुंड्रा रीजन जो है ये पूरे साल में कोई रेनफॉल इसके ऊपर नहीं आती। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन गेट्स नो रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल इस रीजन के ऊपर कोई रेनफॉल नहीं होती, तो ये है टुंड्रा रीजन। उसके बाद है वेनिस, VENICE, वेनिस इन इटली एंड वाइना इन ऑस्ट्रिया और फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री। वाइना वेनिस इटली का शहर है और वाइना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ये दोनों शहर जो हैं वो किस हवाले से फेमस हैं, ये हैं ग्लास इंडस्ट्री के हवाले से, ग्लास इंडस्ट्री के हवाले से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री, तो हंगरी जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। हंगरी जो है ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। अच्छा जी, नेक्स्ट आएगा जूट रिक्वायर हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेन एंड रिच सॉइल। विच कंट्री इज़ इन द वर्ल्ड इज़ अ लीडिंग इन जूट प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा जूट जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा जूट जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। विच कंट्री टॉप्स इन प्रोडक्शन ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इंडोनेशिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा कोकोनट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये उसके बाद आता है कि विच इज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं इनमें करेक्टली तौर पर कौन कौन सी यानी कि फसलें आती हैं, तो ये हैं राइस, मिल्लत, मेज़ और काटन। राइस, मिल्लत, मेज़ और काटन ये जो फसलें हैं ये खरीफ क्रॉप के ग्रुप के अंदर शामिल होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसमें आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइज़र कंटेन्स अ हाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो यह है यूरिया। यूरिया जो है ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा हद तक होती है। विच क्रॉप इज़ अफेक्टेड बाय द डिजीज़ कॉल्ड ब्लास्ट, इनमें से कौन सी क्रॉप है जो ब्लास्ट डिजीज़ से इफ़ेक्ट होती है, तो ये है राइस। विच क्रॉप इज़ अफेक्टेड बाय द डिजीज़ कॉल्ड ब्लास्ट, इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो ब्लास्ट से इफ़ेक्ट होती है, तो ये है राइस जो है वो ब्लास्ट से इफ़ेक्ट होती है। अच्छा जी, उसके बाद आएगा फॉर विच क्रॉप ब्लैक वोल्केनिक सॉइल एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज़ मोस्ट सूटेबल विदाउट एक्सेसिव रेनफॉल, तो ये है कॉटन। कॉटन जो है ये एक ऐसी फसल है यानी कि कपास जो है ये एक ऐसी फसल है जिसके लिए ब्लैक वोल्केनिक सॉइल और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है और ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए होती, तो ये है कॉटन।
इसको कहते हैं कॉटन। नेक्स्ट है कि हाई समर टेम्परेचर स्टिफ सॉइल कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हैवी वेट ऑफ प्लांट आर इसेंशियल फॉर राइस, यानी कि चावल जो होता है वो सख्त गर्मी के मौसम के अंदर और ऐसी ज़मीन चाहिए होती है कि जो मतलब इस हैवी वेट प्लांट को सपोर्ट करे। तो ये है राइस की बात कर रहे हैं, यानी कि चावल के लिए ऐसी ज़मीन चाहिए होती है। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग होती है चाइना के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसिंग किस मुल्क में होती है? चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग होती है। नेक्स्ट है विच कंट्री लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ बार्ले अमंग द फॉलोइंग, बार्ले कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है? कनाडा के अंदर। बार्ले सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार्ले की प्रोडक्शन किस मुल्क में होती है? कनाडा के अंदर। नेक्स्ट है ग्राउंड नट क्रॉप इज़ द मोनोपोली ऑफ इंडिया, ग्राउंड नट क्रॉप के ऊपर किसकी मोनोपोली है? इंडिया की। ग्राउंड नट क्रॉप इज़ द मोनोपोली ऑफ इंडिया। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज नोन एज आइलैंड ऑफ क्लोव्स, आइलैंड ऑफ क्लोव्स किस मुल्क को कहते हैं? ज़ंज़िबार को। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किस मुल्क को कहा जाता है? ज़ंज़िबार को आइलैंड ऑफ क्लोव्स भी कहा जाता है। विच कंट्री हैज़ एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर एंड विच इज़ द मेन क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन दैट कंट्री, तो ये है अमेरिका जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मशीनाइज्ड एग्रीकल्चर है, यानी कि इसके पास मशीनें जो हैं एग्रीकल्चर की वो सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पर गंदम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। अमेरिका के अंदर ही मशीनें एग्रीकल्चर की सबसे ज़्यादा और गंदम भी सबसे ज़्यादा यहाँ ही प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ रिगार्डेड एज कैश क्रॉप, तो ये है मतलब कॉटन भी, टी भी और जूट भी, ये तीनों क्रॉप्स जो हैं ये कैश क्रॉप्स कहलाती हैं। इन तीनों क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स कहा जाता है। ऑफ ऑल द एनिमल पेस्ट डैट अटैक क्रॉप प्लांट्स द मोस्ट कॉमन एंड विच काज द मैक्सिमम डैमेज, तो ये होते हैं इंसेक्ट, मतलब क्रॉप के ऊपर फसलों के ऊपर हमला करने के हवाले से जो मतलब कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ये फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कीड़े मकोड़े वगैरह ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ताइवान, सबसे ज़्यादा ताइवान में एग्रीकल्चर में क्या प्रोड्यूस होता है? कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये ताइवान में एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मीट, तो ये है अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा जो गोश्त है वो कौन सा मुल्क सप्लाई करता है? अर्जेंटीना। सबसे ज़्यादा गोश्त कौन सा मुल्क सप्लाई करता है? अर्जेंटीना। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नील डेल्टा, तो ये है कॉटन। कॉटन जो है ये सबसे अहम यानी कि क्रॉप है नील डेल्टा के अंदर। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ नील डेल्टा, नील डेल्टा के अंदर दरियाई नील में मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी उगाई जाती है? कॉटन की। नेक्स्ट है कि बिसाइड्स टोबैको टी एंड कॉटन विच इज़ द अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन चाइना, तो ये है चावल, यानी कि तंबाकू, चाय और कपास के अलावा चावल भी जो हैं ये चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, विच टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैव ग्रेट कमर्शियल वैल्यू इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन, ट्रॉपिकल मानसून रीजन के अंदर ये इनमें से कौन सी दो क्रॉप्स हैं जिनकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है? तो ये है राइस एंड टी, यानी कि चावल और चाय जो है इनकी ट्रॉपिकल इंपॉर्टेंस यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रॉपिकल मानसून रीजन के अंदर। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट लीड्स इन द कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन टू मैक्सिमम एंड हाउ मच, तो ये है एशिया। एशिया के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल प्रोड्यूस होता है तकरीबन 90%। एशिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल जो है वो प्रोड्यूस होता है और तकरीबन 90% जो चावल है वो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है टोबैको अ प्रोडक्ट ऑफ हाई कमर्शियल वैल्यू दीज डेज एंड ग्रो अंडर द वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट इन द मेजॉरिटी प्लांटेशन ऑफ चाइना, चाइना के अंदर जो है टोबैको वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है कि विच प्लैनेट्स टेक्स द लार्जेस्ट टाइम टू गो वंस अराउंड द सन, वो कौन सा प्लैनेट है जो ज़मीन के मतलब सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के लिए सबसे ज़्यादा वक्त लेता है? तो ये है प्लैनेट नेपच्यून।
नेपच्यून जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा वक्त लेता है। नेक्स्ट है अ ब्लैक होल इज़ अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी रेडिएशन टू कम आउट, दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू वेरी हाई डेंसिटी। ब्लैक होल जो है यानी कि ये मतलब हमारी यूनिवर्स में पाया जाता है स्पेस के अंदर, और ये किसी भी चीज़ को गुजरने नहीं देता, यानी कि किसी भी किस्म की रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता या गुजरने नहीं देता, तो इसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसी वजह से ये किसी चीज़ को आने ही नहीं देता बाहर। नेक्स्ट द प्लैनेट आर केप्ट इन मोशन इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स बाय ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जिस तरह अर्थ एक प्लैनेट है और ये अपने एक फ़िक्स ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, किस वजह से? क्योंकि इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से ये इर्द गिर्द घूम रहा है। व्हाट इज़ द मार्क ऑफ द अर्थ इन सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज? तो ये है फिफ्थ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द अर्थ, मतलब अगर रैंकिंग के हिसाब से देखें या मतलब साइज़ के हिसाब से देखें तो सोलर सिस्टम में ज़मीन कौन से नंबर पर आती है? तो ये है 5वें नंबर पर, यानी कि बाकी 8 या 9 सितारों के अंदर ज़मीन जो है वो 5वें नंबर पर आती है साइज़ के हवाले से। नेक्स्ट ऑपरेशन पाथफाइंडर वाज मिशन टू मार्स। ऑपरेशन पाथफाइंडर ये एक मिशन भेजा गया था कहाँ पे? मार्स के ऊपर। Operation Pathfinder was a mission to Mars. Black holes are stellar objects which have intensive gravitational field. ब्लैक होल जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, यानी कि हाई इंटेंसिव ग्रेविटेशनल फील्ड होती हैं। ब्लैक होल जो हैं ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें ग्रेविटेशनल फील्ड्स हाई इंटेंसिव के ऊपर वाक़ होती हैं। The Earth is the third nearest planet to the Sun, located between the planets Venus and Mars. The Earth is the third nearest planet to the Sun. ज़मीन जो है वो सूरज के तीसरे नंबर पर सूरज के नज़दीक है और ये वीनस और मार्स के दरमियान है। Located between Venus and Mars. How many satellites of Saturn planet? Saturn planet के कितने सैटेलाइट यानी कि कितने चांद हैं? 56। सैचरन प्लैनेट जो है इसके कितने चांद हैं? इसके चांद हैं 56। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है? तो ये है नेपच्यून। इनमें से कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सन से यानी सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है? तो ये है नेपच्यून जो है वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है। हाउ मैनी टाइम्स इज़ द सन बिगर इन साइज दैन द अर्थ? तो ये है 109 टाइम्स। हाउ मैनी टाइम्स इज़ द सन बिगर इन साइज दैन द अर्थ? कितनी गुना जो है मतलब सूरज ज़मीन से बड़ा है? तो ये 109 गुना। कितने गुना सूरज जो है वो ज़मीन से बड़ा है? तो 109 गुना जो है सूरज ज़मीन से। हाउ मैनी टाइम्स द सन बिगर इन द साइज ऑफ द अर्थ? तो 109 टाइम्स। विच प्लैनेट कंटेन लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? वो कौन सा प्लैनेट है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी है, तकरीबन 95%? तो ये है वीनस। वीनस जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मिकदार है। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट वन कैन ट्रैवल हाउ मैनी टाइम्स अराउंड द अर्थ इन 1 सेकेंड? तो ये है 7 टाइम्स। मतलब अगर रोशनी की स्पीड से दौड़ा जाए, ट्रैवल किया जाए, तो 1 सेकंड में ज़मीन के कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं? 7 चक्कर लगाए जा सकते हैं। 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगाए जा सकते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इज़ द प्लैनेट सैचरन बिगर दैन द अर्थ इन डायमीटर? मतलब डायमीटर के हिसाब से जो सैचरन है ये ज़मीन से कितना बड़ा है? तकरीबन 10 गुना बड़ा है, 10 टाइम्स बिगर है। सैचरन जो है वो 10 टाइम्स बड़ा है ज़मीन से। अच्छा जी, उसके बाद नेम द 2 प्लैनेट्स विच अपीयर एज मॉर्निंग स्टार इन द ईस्टर्न स्काई एंड इवनिंग स्टार इन द वेस्टर्न स्काई। तो मॉर्निंग स्टार जो है वो मरकरी है और इवनिंग स्टार जो है वो वीनस है। मॉर्निंग स्टार मरकरी और इवनिंग स्टार वीनस को कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक वेरी नियरली द सेम टाइम फॉर अ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस एज डज द अर्थ? तो ये है मार्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स वेरी नियरली द सेम टाइम फॉर द रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस एज द अर्थ? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो यानी कि ज़मीन जितना ही तकरीबन वक्त लेता है अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के लिए? तो ये है मार्स। मार्स जो है ये इतना ही टाइम लेता है जितना ज़मीन टाइम लेती है, यानी कि तकरीबन 24 घंटे। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स आर मून्स डैट एनी वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़? तो ये हैं 63।
3 मतलब तकरीबन यानी कि जो प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं यानी कि सैटेलाइट जिनको कहा जाता है नेचुरल सैटेलाइट, वो है 63 प्लैनेट के पास। मतलब एक प्लैनेट के पास 63 मून्स हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही चांद है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मैस साइज एंड डेंसिटी एज द अर्थ। तो ये है वीनस। वीनस जो है ये ऐसा प्लैनेट है जिसका वज़न, जिसका साइज़ और जिसकी डेंसिटी तकरीबन ज़मीन के जितनी ही है। वीनस जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसका वज़न, साइज़ और डेंसिटी ज़मीन के जितनी ही है। नेक्स्ट द बिगेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी, यानी कि सबसे बड़ा सितारा हमारी गैलेक्सी में कौन सा है, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है और ये सबसे बड़ा सितारा है हमारी गैलेक्सी में। द बिगेस्ट स्टार इन आवर गैलेक्सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी उसका नाम है। अच्छा जी, उसके बाद है हाउ लॉन्ग डज ए सन रे टेक्स टू ट्रैवल फ्राम द सन टू अर्थ, यानी कि सूरज की जो रोशनी होती है वो कितने सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है, तकरीबन 498 सेकंड्स के अंदर। सूरज की जो रोशनी होती है वो कितनी देर में ज़मीन के ऊपर पहुंचती है, तकरीबन 498 सेकंड्स के अंदर। नेक्स्ट है टाइटन। टाइटन द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम इज़ आल्सो लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न। टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून इन सोलर सिस्टम। टाइटन जो है ये हमारा यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है और इसको हम यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मून भी कहते हैं। आल्सो द लार्जेस्ट मून ऑफ सैचरन, मतलब ये सैचरन का भी सबसे बड़ा चांद है और टाइटन के नाम से जो यानी कि चांद है ये हमारे सोलर सिस्टम में भी सबसे बड़ा चांद है। नेक्स्ट है कि गैलीलियो सैटेलाइट नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर आर 4 लार्ज मून्स ऑफ द प्लैनेट। तो ये है जुपिटर। गैलीलियो सैटेलाइट्स नेम्ड आफ्टर देयर डिस्कवरर आर 4 लार्ज मून्स ऑफ द प्लैनेट। मतलब गैलीलियो सैटेलाइट के नाम से यानी एक सैटेलाइट है या एक चांद है जो कि जुपिटर के ऊपर है और ये जिसने इसको डिस्कवर किया था ये उसी के नाम से इस चांद को मंसूब किया गया है। व्हेन एंड बाय वोम वर द रिंग्स ऑफ सैचरन डिस्कवर्ड। सैचरन के इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं, मतलब ये सैचरन है वो इसके इर्द गिर्द 3 यानी कि रिंग्स जो हैं वो आपने अक्सर यानी कि इसकी शेप में देखी होगी, तो वो किसने डिस्कवर की थी, वो गैलीलियो गैलीली ने 1610 के अंदर डिस्कवर की थी। सैचरन के इर्द गिर्द जो रिंग्स हैं वो सबसे पहले किसने डिस्कवर की, वो गैलीलियो ने 1610 के अंदर उनको डिस्कवर किया। द प्लैनेट नेपच्यून्स ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स अबाउट 165 ईयर्स। द प्लैनेट नेपच्यून्स ऑर्बिट अराउंड द सन टेक्स अबाउट 165 ईयर्स। नेपच्यून जो होता है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 165 सालों में लगाता है, जबकि ज़मीन जो है वो 365 दिनों में लगाती है, लेकिन नेपच्यून जो है वो 300 यानी कि 165 सालों के अंदर लगाता है। नेक्स्ट है अ कॉमेट। अ कॉमेट हैज़ अ टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्राम द सन। अ कॉमेट हैज़ अ टेल ऑलवेज पॉइंटिंग अवे फ्राम द सन। कॉमेट जो होता है वो हमेशा सूरज के दूसरी जानब यानी कि उसने मूव करना होता है। नेक्स्ट है स्टार्स विच अपीयर सिंगल टू द नेकेड आई बट आर डबल स्टार व्हेन ऑब्जर्व्ड बाय द टेलीस्कोप। इसको कहते हैं, ऐसे स्टार्स को कहते हैं बाइंडेरीज। बाइंडेरीज यानी कि ऐसे सितारे जो देखने में यानी कि आम आँख से देखें तो सिंगल होते हैं लेकिन टेलीस्कोप से देखें तो डबल होते हैं, तो इनको कहते हैं बाइंडेरीज। बाइंडेरीज इनको कहा जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज कॉल्ड कोरोना, यानी कि सूरज की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं कोरोना। सूरज की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको कोरोना कहते हैं। अ स्टार विच अपीयर्स ब्लू इज़ हॉटर दैन द सन। अ स्टार विच अपीयर्स ब्लू, ऐसा सितारा जो यानी कि ब्लू अपीयर हो वो सूरज से भी ज़्यादा गर्म होता है, सूरज से भी ज़्यादा गर्म होता है। The temperature of the sun's center is 15 million centigrade and the temperature of outer surface of the sun is 5500 to 6000 सेंटीग्रेड। मतलब जो सूरज के जो सेंटर है उसमें तकरीबन 15 मिलियन सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो होता है, लेकिन सूरज की जो ऊपर वाली सरफेस जिसको कोरोना भी कहते हैं वहाँ पर 5500 से लेकर 6000 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो होता है।
नेक्स्ट द टर्म मेटोर इज़ अप्लाइड टू एन इंटरप्लेनेटरी बॉडी। टर्म मेटोर जो है वो क्या चीज़ होती है? आफ्टर इट एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एक्सप्लोड इन मिड एयर एज ए बॉल ऑफ फायर। मेटोर जो होता है वो जब ज़मीन की सरहद के अंदर एंटर होता है तो फिर वो एटमॉस्फेयर के अंदर उसको आग लग जाती है और फिर वो जो एक बॉल ऑफ फायर की तरह ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है 12 कॉन्स्टिलेशंस रेफर टू एज ज़ोडिक और ग्रुप ऑफ स्टार्स। 12 कॉन्स्टिलेशन क्या चीज़ है? ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। 12 कॉन्स्टिलेशन क्या चीज़ है? ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। सुपरनोवा, सुपरनोवा इज़ अ डाइंग स्टार। सुपरनोवा जो है ये एक डाइंग स्टार है। सुपरनोवा एक डाइंग स्टार है। द पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज़ कॉल्ड कॉस्मिक ईयर। The period of one revolution of sun around the center of galaxy is called cosmic year। मतलब हमारे गैलेक्सी के इर्द गिर्द सूरज का एक चक्कर लगाना, इसे क्या कहते हैं? इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। पूरी गैलेक्सी के गिर्द सूरज का एक चक्कर लगाना, इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। द मिल्की वे एक्सटेंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10⁵ लाइट ईयर, यानी कि 105 लाइट ईयर। द मिल्की वे एक्सटेंड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 105 लाइट ईयर्स। अच्छा जी, उसके बाद आएगा कि ट्राइटन, ट्राइटन इज़ अ सैटेलाइट ऑफ नेपच्यून। ट्राइटन जो है ये एक नेचुरल सैटेलाइट है, कहाँ की? नेपच्यून की, यानी कि नेपच्यून के जो चांद हैं उनमें से एक चांद का नाम है ट्राइटन। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम डे एंड नाइट टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली ऑन मून और रिस्पेक्टिवली 100 डिग्री टू 180 डिग्री। मतलब अगर एक्सट्रीम डे और नाइट का हिसाब लगाएं, यानी कि चांद के ऊपर दिन और रात में हद दर्जा टेम्परेचर कितना होता है? तकरीबन 100 डिग्री से 180 डिग्री तक। हद दर्जा टेम्परेचर 100 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट कॉमेट नोन टू मैन सो फार। तो ये है स्विफ्ट टटल, स्विफ्ट टटल। विच इज़ द ब्राइटेस्ट कॉमेट नोन टू मैन सो फार, यानी कि चमकता हुआ कॉमेट जिसको अभी तक इंसान जान पाया है वो है स्विफ्ट टटल। द एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स, यानी कि सूरज मतलब जिस तरह सूरज है, इस सूरज को स्टार कहते हैं, इनके अंदर एनर्जी कैसे पैदा होती है? तो इनके अंदर एनर्जी जो है वो फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई के ज़रिए पैदा होती है। मेनली ड्यू टू फ्यूजन ऑफ लाइट न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई के फ्यूजन से इनके अंदर एनर्जी पैदा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैव नो मून, इनमें से कौन सा प्लानट है जिसका कोई चांद नहीं है? तो ये है मरकरी और वीनस। मरकरी और वीनस जो है इनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मरकरी और वीनस का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट है कि विच इज़ द डेंसेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम। मतलब सबसे डेंस प्लानट सोलर सिस्टम का कौन सा है? वो है अर्थ। सबसे डेंस प्लानट सोलर सिस्टम का कौन सा है? ये है अर्थ। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लानट कंटेन द ग्रेट रेड स्पॉट। इनमें से कौन सा प्लानट है जिसके ऊपर बहुत यानी कि बड़े बड़े रेड स्पॉट हैं? तो ये है जुपिटर। जुपिटर के ऊपर बहुत बड़े बड़े यानी कि ग्रेट रेड स्पॉट जो हैं वो लोकेटेड हैं। द मीन डिस्टेंस फ्राम अर्थ टू सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि हमारी ज़मीन से सूरज का जो रास्ता यानी कि फ़ासला है वो है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। इनमें से कौन सा जो सितारा है वो ज़मीन के नज़दीक है? तो ये है सूरज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज़ नियरेस्ट टू अर्थ। ज़मीन के करीब तरीन कौन सा सितारा है? वो है सूरज। Which one of the following conditions is most relevant for the presence of life on Mars? तो ये है occurrence of ozone। मतलब मार्स के इर्द गिर्द जो है वो ओजोन की लेयर है। तो ये लेयर शो करती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो एग्जिस्ट करती है। मार्स के इर्द गिर्द जिस तरह ज़मीन के इर्द गिर्द ओजोन की लेयर है, इस तरह मार्स के इर्द गिर्द भी है। तो यहाँ पर ज़मीन का होना यानी कि लाइफ का होना पॉसिबल है। नेक्स्ट द ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार इज़ साइरस। द ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार मतलब सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला सितारा वो कौन सा है? साइरस। द ब्राइटेस्ट विजिबल स्टार इज़ साइरस। द ओनली प्लानट वोज डे इज़ लॉन्गर दैन इट्स ईयर। तो ये है वीनस। द ओनली प्लानट वोज डे इज़ लॉन्गर दैन इट्स ईयर। सिर्फ एक प्लानट है जिसका एक दिन जो है वो उसके एक साल से लंबा होता है, तो ये है वीनस। द ओनली प्लानट वोज डे इज़ लॉन्गर दैन इट्स ईयर, यानी कि ये अपने गिरद चक्कर जो है वो इसका ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन सूरज के गिरद जो चक्कर है वो जल्दी मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेन डिड द रशियन एज बिगन विद द लॉन्च ऑफ रशियन स्पुतनिक। रशियन स्पुतनिक कब लॉन्च किया गया?
4 अक्टूबर 1957 को। रशियन स्पुतनिक जो है ये कब लॉन्च किया गया? 4 अक्टूबर 1957 को। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ स्मॉल पीस ऑफ रॉक इवॉल्विंग अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये होते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड जो होते हैं ये पीसीज ऑफ रॉक्स हैं, यानी कि चट्टानों की ऐसे पीसीज हैं जो सूरज यानी कि रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो कि सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये हैं एस्टेरॉयड।